हेलो प्यारे बच्चों, किरण प्रकाशिकी में एनसीईआरटी के संपूर्ण हल में आपका स्वागत है। शाबाश। चलिए तो क्वेश्चन नंबर चेक करें, कौन सा है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 19। ओके, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। 9 19, क्वेश्चन नंबर 9 19। किरण प्रकाशिकी बढ़िया चैप्टर है, मतलब अगर इंटरेस्ट आने लगे तो मज़ा आ जाए हैं। चलिए क्या कह रहे हैं। किसी कमरे की एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर दूरी पर स्थित सामने की दीवार पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है। इसके लिए उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी। तो बेटा ये पहले मान लीजिए हम देखते हैं कि भाई ये है दीवार जिस पर पर्दा है, और ये हो गया प्रकाशिक अक्ष। तो प्रतिबिंब जो है वो दीवार पर होना चाहिए। मतलब ये मान लें ए डैश बी डैश, यानी पर्दे पर होना चाहिए। और उत्तल लेंस मान लीजिए यहाँ लगा लें ऐसे, और यहाँ कहीं वस्तु रख लें। वस्तु को क्या लिख लें, ए बी, इसको एक्स मान लें। और तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो ये वाली दूरी, क्योंकि 3 मीटर है कुल दूरी। वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर है। फॉर्मूला लगा दें लेंस के लिए। लेंस की फोकस दूरी को एफ मान लें। तो फॉर्मूला लगा दें v बाई यू माइनस वी बाई वी 1/v 1/v है। मतलब इनको बोलना इतना आसान नहीं है, ये अटक जाता है, इनको जबान अटक जाती है। 1/v माइनस 1/u जो लिखता है, मतलब लिखेगा तो ठीक है हाथ, ये बात तो सही, भाई हाथ लिखेगा क्योंकि इतने सालों से लिख रहा है, लेकिन बोलेगा तो गड़बड़ कर देगा। 1/f, तो 1/v। देखो बेटा ये जो दूरी है ये लेंस के इस तरफ है। इस तरफ की दूरी क्या होती है, धनात्मक, और इस तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, है ना। तो 3 माइनस एक्स और माइनस एक्स बराबर 1/f, ऐसा समीकरण आ गया। इसको हल कर लेंगे, ये प्लस कर लेंगे। देखो तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 3 माइनस एक्स और एक्स, ऐसे ये हो गया 1/f, है ना। तो यहाँ से f का मान आ गया x 3 माइनस एक्स बटे 3। f अधिकतम होगा, f अधिकतम होगा। तो देखो दो टुकड़े हैं यहाँ पे, एक x है, एक 3 माइनस एक्स है। गुणा अधिकतम होगी जब टुकड़े बराबर होंगे, ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 8 है, इस बात को समझना। 8 के 2 टुकड़े करने हैं मुझे, 8 के 2 टुकड़े करने हैं मुझे। जब उनके गुणा अधिकतम हो तो क्या होंगे 8 के टुकड़े, 8 के टुकड़े 5 गुना 3 हो सकते हैं, 4 गुना 4 हो सकते हैं, 6 गुना 2 हो सकते हैं, 7 गुना 1 हो सकते हैं, 8 गुना 1 हो सकते हैं। ध्यान से देख बेटा, यहाँ कितना हो गया, 5 तिया 15, यहाँ 16, यहाँ 12, यहाँ 7, यहाँ 8 हैं। 7 नहीं बेटा 8, 7 थोड़ी 8। तो अधिकतम गुणा कब है, जब दोनों टुकड़े बराबर हैं। तो f अधिकतम होगा जब x बराबर होगा 3 माइनस एक्स, यानी x का मान होगा 3/2। तो f अधिकतम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अधिकतम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/2, 3 माइनस 3/2/3, यही तो हो गया। देखो शाबाश। तो देखो ये 3/2, 3/2 और 3, तो वैल्यू हो गई 3/4, यानी 0.75 मीटर। ये आ गई वैल्यू, और ये हो गया तुम्हारा उत्तर। ठीक, अब इसके बाद दूसरी चीज़ देख लेते हैं, अवकलन की सहायता से। इसी चीज़ को हल करना है अवकलन की सहायता से। भाई ये तो हमने अंकगणित का सिंपल सा फंडा लगा दिया। अब हम कह रहे हैं
अवकलन की सहायता से। तो अवकलन भी पढ़ते बच्चे पढ़ लेते हैं, और ये जो अवकलन है इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, डी एफ बाई डी एक्स के सापेक्ष, मतलब जिस पर निर्भर है, एक्स पे निर्भर है ना, देखो फोकस दूरी, तो डी एफ बाई डी एक्स के सापेक्ष उसका अवकलन कर दें, ये कर देते हैं 0। अच्छा आप देखो, खोलो यहाँ पे, f कितना है, f है 3x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3 तो डी एफ बाई डी एक्स करेंगे बेटा ऐसे, तो यहाँ लगा लिया d बाई डी एक्स, और इसको करना है 0, तो 3 से 3 कट गया, x का कितना हो गया 1, और इसका माइनस 2x बाई 3 बराबर 0, है ना। तो x बराबर आ गया 3/2, तो x का मान कितना आ गया 3/2, यानी x बराबर 3/2 पर f अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, यहाँ पे न्यूनतम भी आ जाता है, मिनिमा भी आ जाता है, कम से कम भी आ जाता है कई बार, तो फिर वैल्यू डाल के देख लेंगे एक बार। खैर हो गया सवाल, चलिए अगला सवाल पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 करो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे, चलिए। किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी पर्दा जो है उधर बनाते हैं, चित्र यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, बाकी फिर लिखने में काम आ जाएगा। ये मान लीजिए पर्दा, पर्दा है पर्दा, और ये हो गई प्रकाशिक अक्ष, 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया, बिंब मान लीजिए यहाँ पे रख दिया गया, ये हो गया बिंब वस्तु। ये देखो, इसको मान लिया ए बी, दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी कितनी है 90 सेंटीमीटर, तो इसको दूरी को पूरी को यहाँ से बना लेंगे। पहले लेंस लगा लो, उत्तल लेंस भी तो लगेगा इसमें, देखो ये देखो, ये लगा लो थोड़ा बड़ा करके, 90 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस एक दूसरे से 20 यूनिट खिसकाकर प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि लेंस को 20 सेंटीमीटर खिसकाकर वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, पर्दे पर ही। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पर्दे पर ही है। तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब है वो ये है, मान लो ए डैश बी डैश, और लेंस की 2 स्थिति हैं, एक स्थिति ये भी है बेटा एक स्थिति कुछ ये भी है, और इन दोनों स्थितियों के बीच में दूरी है 20 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं बात को, और कुल दूरी है 90। तो इसे कितना मान लें, इस दूरी को कितना मान लें, यहाँ से पहली स्थिति से इसे मान लें, बताओ क्या मान लें इसको, इसको मान लो x, ये हो गई x, देखो सिंपल। ये 20 है, तो ये फिर कितनी हो जाएगी दूसरे वाली से, ये हो जाएगी 70 माइनस एक्स, देख लो चाहे देख लो, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 90 माइनस एक्स। हो गया कि नहीं हो गया, देखो सेटिंग, क्योंकि टोटल 90 है, यहाँ से बिंब से और पूरी यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली, ये पूरी कितनी है, ये 90 सेंटीमीटर है। सेटिंग कर लो एक बार दूरियों की, 2 स्थितियाँ हैं, ये पहली स्थिति मान ली और ये दूसरी स्थिति मान ली, दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर का फ़र्क है। तो पहली स्थिति में x मान लिया, दूसरी में ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, बताओ, ये हो जाएगी x प्लस 20, है ना, ऐसे हो जाएगा सेंटीमीटर में, ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, जब वस्तु x पे है तो प्रतिबिंब कहाँ है, 90 माइनस एक्स पे है, पक्की बात है। अच्छा अगर इस प्रतिबिंब की जगह वस्तु रख दूं, अगर इस प्रतिबिंब की जगह वस्तु रख दूं, तो बेटा प्रतिबिंब वहाँ चला जाएगा वस्तु की जगह, होता है कि नहीं होता लेंस में ऐसा। लेंस में वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति आपस में बदली जा सकती है कि नहीं बदली जा सकती है। जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है अगर वहाँ वस्तु रख दूं, वास्तविक प्रतिबिंब के केस में, आभासी के केस में नहीं,
आभासी प्रतिबिंब जब बनता है उत्तल लेंस में, उसमें ऐसा नहीं होता है, वो लेंस की तरफ ही बनता है। जब फोकस दूरी से कम दूरी पर वस्तु को रखते हैं तो आभासी होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धित कांच बोलते हैं उसको, सरल सूक्ष्मदर्शी, उस केस में। लेकिन इस केस में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं तो वस्तु की जगह पे प्रतिबिंब रख दें, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब को आपस में बदला जा सकता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए, ये इस स्थिति में देखें, स्थिति 1 में देखें, इसे कहते हैं पोजीशन 1 और इसे कहते हैं पोजीशन 2 मान के चलिए। तो पहली स्थिति में वस्तु कहाँ है, x पे। दूसरी स्थिति में अगर 70 - x पे वस्तु रख दूं तो बेटा प्रतिबिंब वहाँ पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा। इसका मतलब ये जो x है ये 70 - x के बराबर है कि नहीं। स्थिति बदलेंगे, जरा सोच के देखना ऐसा है कि नहीं। भाई यहाँ वस्तु है तो यहाँ प्रतिबिंब है, अगर यहाँ वस्तु रख दूँ और लेंस को यहाँ रख दूँ तो इधर प्रतिबिंब आ जाएगा इसकी जगह पे। मतलब ये वैसी चीज़ है x और 70 - x जो आपस में बदले जा सकते हैं। सोच के देखिएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर। ठीक, अब लेंस की फोकस दूरी 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो ऐसे लिख लेते हैं 1/f बराबर 1/v - 1/u। अब मर्जी है तुम्हारी, स्थिति P1 के लिए वैल्यू डाल दो, स्थिति P1 के लिए, मतलब P2 के लिए भी डाल सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं है। P1 के लिए वैल्यू डाल दो तो भी आंसर वही आएगा, P2 वाली दूसरी स्थिति के लिए तब भी वैल्यू वही आएगी। तो यहाँ x तो u हो गया -x और v हो गया 90 - x। बेटा यहाँ ऐसा हो गया देखो, तो कुल मिला के 90 - 35 ये हो गया 55 प्लस 1/35 ये हो गया ऐसे 1/f। तो f का मान हो गया 35 गुना 55/55 प्लस 35। तो ये हो गया 55 गुना 35 और ये हो गया 90। 5 से काट के हल कर सकते हैं, 5 से काट लो, देखो 5 × 7 = 35, 18 × 5 = 90। तो f का मान आ गया 55 गुना 7/18। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी बेटा 18 × 54 और 7 × 21, ये आएगी 21.2 या 21.3 सेंटीमीटर लगभग। तो ये आ गई तुम्हारी फोकस दूरी, है ना। एक सही सिंपल जुगाड़ जिस पर बेस्ड है ये सवाल, वो जुगाड़ मैंने आपको बताया। चलिए अब देखते हैं इसकी दूसरी विधि। दूसरी विधि क्या है, देखो बेटा, दूसरी विधि जरूर समझेंगे, पूरा करेंगे सवाल को। स्थिति P1 के लिए, बताओ, स्थिति P1 के लिए लेंस समीकरण 1/v - 1/u 1/f के अनुसार, यही तो है लेंस समीकरण, पक्का। स्थिति P1 के लिए तो क्या हो गया, 1/90 - x माइनस x बराबर 1/f। पहला माइनस का x लगेगा, लेंस के बाईं तरफ है, 90 - x बेटा दाईं तरफ है तो प्लस का लगेगा। x जो है मानी हुई दूरी है, चिन्ह पद्धति के अनुसार उसको लगाया जाएगा। शाबाश। अब स्थिति P2 के अनुसार क्या हो गया, 1/x + 20 माइनस 70 - x और माइनस में 1/f। ये हो गई दूसरी समीकरण। x + 20, देखो बेटा ये रहा दूसरी स्थिति में u क्या हो जाएगा, बिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, x + 20, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 70 - x। 70 - x प्लस में लगेगा, पॉजिटिव है, और x + 20 नेगेटिव है, ऋणात्मक है।
तो समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर क्या आएगा बेटा? x बराबर 35, f बराबर 21.3 सेंटीमीटर। हाँ, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप तो हल कर लोगे ना, दोनों को हल कर लोगे इनको। भाई पहले इन्हें बराबर कर दोगे, देखो एफ एफ है, पहले इन्हें बराबर कर दोगे, x आ जाएगा, वहाँ से x का मान आ जाएगा। x का मान किस एक में या 2 में रख दोगे तो f का मान भी आ जाएगा। खैर वो मतलब इतना बड़ी बात नहीं है। अभी मैं इन्हें बराबर करूँगा, x की वैल्यू निकालूँ, डज नॉट मैटर। मतलब ये विधि है दूसरी जिसमें सरलता है, इसमें कंसेप्ट को सोचना नहीं पड़ता, लेकिन इस विधि में समय ज़्यादा लगता है। तो ध्यान रखें, अगर विधि छोटी होगी, अगर विधि छोटी होगी, शॉर्टकट होगा, तो उसमें गहराई होगी, उस सोच में गहराई होगी, लॉजिक होगा उसमें, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शाबाश। क्या कह रहे हैं? 21 में कुछ और कहा है। 9, 21। शाबाश। क्या कहा? प्रश्न नंबर 9, 10 में के 2 लेंसों में, इसमें ए और बी 2 भाग हैं बेटा। पहले क्वेश्चन नंबर का ए पार्ट ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, 10 के 2 लेंसों के संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी उस स्थिति में ज्ञात कीजिए जब उनके मुख्य अक्ष संपाती हैं। इसको मिटा लो, यानी दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है। मतलब जो प्रकाशिक अक्ष होता है ना, उसको बोल देते हैं, लेंसों में लिखा है मुख्य अक्ष, पर लेंसों में कौन सा अक्ष होता है? लेंसों में होता है प्रकाशिक अक्ष। मतलब प्रकाशिक अक्ष एक ही है, और एक दूसरे से लेंस की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है। क्या उत्तर आपतित समांतर किरण पुंज की दिशा पर निर्भर करेगा? मतलब किस तरफ से लाइट डाले लेंसों के संयोजन में, क्या उस पर उत्तर निर्भर करेगा? क्या इस तंत्र के लिए प्रभावी फोकस दूरी का कोई फॉर्मूला है? ये सवाल में इतनी सारी बातें पूछी गई हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10 पर आधारित। 9, 10 पर आधारित, है ना। ये आ गई बात। तो 9, 10 में 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल है, और लेंसों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। 30 का उत्तल बेटा ध्यान से, 20 का अवतल है। 30 का उत्तल, 20 का अवतल, लेंसों के बीच की दूरी 8, याद रहेगा। अब देखो, मेरे पास नीले रंग का चौक होना चाहिए बेटा, 1 मिनट मैं निकालता हूँ। ब्लू कलर का चौक होगा, देखो हमारे पास, ये आ गया। देखो ये उत्तल है, ये है 30 सेंटीमीटर का, और ये हो गया तुम्हारा प्रकाशिक अक्ष, या जिसे कह सकते हैं मुख्य अक्ष, है ना। ओके, और ये हो गया तुम्हारा अवतल। ऐसे ये अवतल है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 8 सेंटीमीटर। ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो पहला सवाल ये है कि संयोजन की फोकस दूरी क्या है? पहला सवाल है, बहुत सोच के, ईमानदारी से, ध्यान में रखते हुए, मज़े के साथ में इस बात को समझेंगे कि संयोजन की फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी की एक परिभाषा होती है, फोकस दूरी की एक डेफिनेशन होती है कि अनंत से आ रहा प्रकाश या अक्ष के समांतर आने वाला किरण पुंज जिस बिंदु पर मिलता है उसे कहते हैं फोकस, और लेंस से दूरी जो होती है उसकी, उसे कहते हैं फोकस दूरी। तो यानी समांतर किरण पुंज लेंस के जिस बिंदु पर, मतलब अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उसे कहते हैं फोकस। तो समांतर किरण पुंज के लिए
u जो है पहले लेंस के लिए बेटा माइनस अनंत हो जाएगा। इसे कह रहा हूं मैं लेंस L1, इसे कह रहा हूं मैं लेंस L2। तो लेंस L1 द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहां पर होगा? अनंत से ये कितने पे बनाएगा? 30 पे बनाएगा। अगर पहले लेंस की फोकस दूरी क्या है, ध्यान से पकड़, 30 है, तो ये कितना है? 8। तो ये कहाँ बनाएगा? ये बनाएगा 30 पर, यहाँ पे देख 30। तो यहाँ से कितनी दूरी पर ये बनाएगा? ये बनाएगा 22 सेंटीमीटर पर। समांतर किरण पुंज कहाँ बना देगा ये? इसकी दूरी कितनी है? 30। और कैसी होती है ये? प्लस होती है और ये माइनस होती है। तो 22 बनेगा, यहाँ से 22 पे बनेगा। ये है पहले वाले के हिसाब से फोकस लेंस 1 का, ये प्रतिबिंब है बेटा। बनेगा, पक्की बात है, क्योंकि अनंत से आ रहा है तो फोकस पे जाएगा कि नहीं जाएगा? पहले लेंस से 30 है तो दूसरे से कितना होगा? 22 होगा। तो लेंस L2 जो है 22 पर अगर ये वस्तु है, लेंस L2 क्या मानेगा? इसको वस्तु मानेगा, है ना? इसको वस्तु मानकर लेंस L2 इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? तो लेंस L2 द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 का, लेंस L2 द्वारा F1 का प्रतिबिंब, तो 1/v माइनस 1/u 1/-20 के अनुसार, 1/v माइनस। अब मुझे ये बता, अवतल लेंस से इधर जो दूरी है, ये वाली, लेंस के समीकरण में ये कैसी लगेगी तू बता? अगर लेंस से इधर होती तो कैसी लगती? माइनस, इधर है तो प्लस, यानी ये लगेगी +22 -20 हो गया, शाबाश। तो 1/v, अब देख ये 22 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -1/20 प्लस 1/22, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110। कट जाएगा 20 से? नहीं कटेगा बेटा, 200 कितना मानना पड़ेगा? 22 दूनी 44, पूरा ही मान लेते हैं 440, क्या दिक्कत है? -22 + 20 1/v, तो v जो हो गया 440 बटे माइनस में 2, तो कितनी हो गई? -220 सेंटीमीटर। इस वाले लेंस से कितना हो जाएगा माइनस में फोकस दूरी? -220। तो लेंस L1 से फोकस बिंदु की दूरी कितनी हो गई? इधर है ये -220 है, और यहां से देखूं तो इसमें 8 जोड़ दूंगा मैं, -220 + 8 कितनी हो जाएगी? -212 सेंटीमीटर। यानी लेंस L1 के बाईं ओर फोकस, संयोजन का फोकस, लेंस संयोजन का फोकस 212 सेंटीमीटर दूर स्थित होगा। तो कैसे देखा? सिंपली, स्टेप बाय स्टेप बात समझ में आ गई। जो 2-3 स्टेप थे उनको समझ लिया, और कहाँ से लिख दिया इसको? 212 इससे बाईं तरफ, क्योंकि इस वाले लेंस के अनुसार, लेंस L2 के अनुसार, ये वाली चीज कहाँ पहुंचा है? -220 पहुंचा। यानी यहां से 220 है इधर, तो उसमें से 8 कम कर दो, तो यहां से कितना हो जाएगा फोकस? 212 सेंटीमीटर होगा। तो यह है संयोजन की फोकस दूरी। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा साहब अगर लाइट इधर से डालने के बजाय इधर से डाल दें तो क्या फोकस दूरी यही रहेगी? तो उत्तर होगा नहीं, फोकस दूरी बदल जाएगी। ठीक, तो यानी यदि प्रकाश किरण या प्रकाश यदि
आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा बदल दी जाए तो फोकस दूरी की गणना पुनः करनी होगी। तथा इसका मान बदल जाएगा। ऐसी बात है। मतलब फिर क्या करना पड़ेगा, इस लेंस को पहले रखना पड़ेगा। भाई इधर से लाइट डालोगे तो पहले इसमें आएगी लाइट, फिर इसमें जाएगी, तो फिर से वही फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, फिर से नया फॉर्मूला निकल के आएगा, मतलब नई फोकस दूरी निकल के आएगी। ठीक, फिर उन्होंने कहा क्या इस संयोजन के लिए कोई फॉर्मूला है? क्या इस संयोजन के लिए कोई फॉर्मूला है? ठीक, अब जैसे इन्होंने कहा 112 है, तो लेंस के मध्य से कितना होगा ये भी पूछ लेते हैं कि साहब मध्य बिंदु से कितना होगा। लेंस के मध्य बिंदु से, तो लेंस के मध्य बिंदु से कितना हो जाएगा, तो 4, 8 मत घटाओ, 4 घटाओ, तो लेंस के मध्य बिंदु से यहाँ लिख दो बेटा, है ना। लेंस संयोजन के मध्य बिंदु से फोकस दूरी कितनी होगी, 216 माइनस सेंटीमीटर। भाई ये तो 212 जो है ये इस लेंस से है ना, इससे कितनी है, 220 है। तो केंद्र कहाँ पे आ रहा है, केंद्र आ रहा है यहाँ से 4 पे, पक्की बात 4 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तो पीछे कितना 216 हो गया। तो जहाँ से चाहे लिखो, इट डज नॉट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करेगा, जहाँ से चाहे लिख दो। लेंस संयोजन के मध्य बिंदु से कितना पहुँच गया, माइनस में 216 पहुँच गया। इस वाले लेंस से कितना पहुँच गया, 212 पहुँच गया। L2 से कितना पहुँच गया, 220 पहुँच गया, है ना। खैर, अब इसके बाद क्या इस संयोजन के लिए या इस तरह के संयोजन के लिए कोई परिभाषित सूत्र है? तो उसका मतलब है कि भाई क्या कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं इस पे, कोई ऐसा फॉर्मूला है? तो इसके लिए कोई परिभाषित सूत्र नहीं है। परिभाषित सूत्र नहीं है। संयोजन, इस प्रकार के संयोजन के लिए कोई परिभाषित सूत्र नहीं है, मतलब ये निकालना ही पड़ता है। एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं 1/f, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। ये कहते हैं साहब लेंस संयोजन की फोकस दूरी इससे निकल जाती है, जहाँ लेंसों के बीच की दूरी को d मानते हैं आप, है ना, ऐसे मानते हैं ना। तो ये फॉर्मूला गलत है, नहीं लगता है ये, क्योंकि भाई ये तो परिभाषित सूत्र है। देखो किताबों में अक्सर मिल जाएगा तुम्हें। पहले लेंस की दूरी क्या है, f1, दूसरे की क्या है, f2, लेंसों के बीच की दूरी क्या है, d, और ये गुणा हो गया, तो फोकस दूरी मिल जानी चाहिए संयोजन की, और उत्तर आना चाहिए 216। अगर इसमें वैल्यू डाल दूं तो नहीं आता, 212 भी नहीं आता, 220 भी नहीं आता, अजीब अलग अलग उत्तर आ जाता है, अजीब उत्तर आता है। तो कुल मिला के ये कोई प्रभावी सूत्र नहीं है, इसे कहीं गलती से मत लगा देना। कुछ नहीं है, ये कहाँ के लिए है, क्या है, उसका पता चलेगा अगर हम और रिसर्च करेंगे। ये सूत्र होता क्यों है, क्या मतलब है इसका, वो अलग बात है, वो यहाँ इस सवाल में डिस्कस करने का मेरा मैटर नहीं है। पर अगर दो लेंस d दूरी पर रखे हों, प्रभावी फोकस दूरी का फॉर्मूला ये नहीं है, इस केस से इसका कोई मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, कहाँ लगता है, क्यों आया है, किसने बनाया है, वो अलग मैटर है। ठीक, अब उतना समय नहीं है हमारे पास, कभी कंपटीशन लेवल पे जब चीज़ें करेंगे तो शायद इसका जिक्र आए कहीं पर, ये लग नहीं रहा है कहीं पे भी। सवाल इसी मेथड से करें, ओके, शाबाश। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर
हाँ 21, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 21 डन हो गया। चलिए, हाँ, उपरोक्त व्यवस्था में 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब उत्तल लेंस की ओर रखा है। बेटा इसी में है ना, उत्तल लेंस की ओर रखा है। अब देखो इस चीज़ को हटाएंगे, ऐसे ऐसे, और इसे भी हटा देंगे, पूरा हटा देंगे, क्योंकि इसका जो बी पार्ट है अब उसको सॉल्व करेंगे। मतलब बढ़िया बढ़िया सवाल हैं और छोटे भी नहीं हैं, बड़े सवाल हैं। बी, अब करेंगे बी वाला पार्ट, है ना, बी पार्ट करेंगे। इन्होंने क्या कहा कि उपरोक्त व्यवस्था में 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब उत्तल लेंस की ओर रखा है। बिंब की उत्तल लेंस से दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो फाइनल आवर्धन क्या होगा टोटल, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, मतलब कुल आवर्धन क्या होगा। अब देखो मान लो मैं यहाँ इस लेंस से यहाँ कोई बिंब यहाँ रख लूँ ए बी, और ये दूरी जो है मैं बना लूँ, ये वाली दूरी, ये दूरी बना लूँ 40 सेंटीमीटर, है ना, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, और ये जो दूरी है इसकी, ये वाली दूरी है ना, ये है 1.5 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं बेटा, ये कितना ऊंचा है, ये बिंब कितना ऊंचा है, 1.5, ए भी मतलब 1.5 है। तो सवाल क्या पूछा, पहले सवाल को समझ लें ठीक से कि कुल आवर्धन कितना है, टोटल मैग्निफिकेशन कितना है। इसका मतलब सीधा यही है कि ये जो 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई का कोई बिंब है, कितना बड़ा इसको कर देगा, कितना गुना बड़ा ये करेगा। तो जितना गुना इसको बड़ा करेगा उसे कहेंगे आवर्धन। आवर्धन क्या हुआ भाई, प्रतिबिंब का मतलब सॉरी वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कितना गुना बड़ा, है ना, तो वो जो कितना गुना होता है उसे कहते हैं आवर्धन। हाउ मैनी टाइम्स द size of image is to that of the object size। चलिए, तो पहले लेंस L1 के लिए क्या करें, पहले लेंस L1 के लिए तो देख ले लेंस L1 कहाँ पहुँचा देगा। तो 1/v माइनस 40 और 1/30। तो 1/v 1/30 माइनस 1/40। तो मुझे तो v नज़र आ रहा है 120 सेंटीमीटर पर, और वो भी प्लस में। देखो इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा 120, और 40 में से मतलब 4 में से 3 गए 2, है ना, हो गया 120 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, लघुत्तम 120। कुल मिला के v जो है मुझे साफ साफ दिख रहा है 120 सेंटीमीटर है प्लस में। तो यहाँ से इस लेंस से कितनी दूर बन गया प्रतिबिंब, यहाँ 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 कितना बना 120, और कैसा बना, ऐसा बना। तो बेटा यहाँ से कितनी दूर बना, यहाँ से बनेगा ये 112 सेंटीमीटर। अवतल लेंस से कितना बनेगा, ये 112 बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। टोटल यहाँ से 120 है, तो इस लेंस से लेंस L2 से कितना बनेगा, सोच के बताओ, 112। अब इसके लिए लेंस L2 के लिए लेंस L2 के लिए 1/v माइनस 112 कैसा है, 112 आगे पहुंच गया प्लस का है 112, और इसकी फोकस दूरी क्या है -20। तो अब ये क्या करेगा जी, ये दिल की बात करेगा सर, -120 नहीं, अभी तो दिमाग की ज़रूरत है, दिल की बात कहाँ करेगा। दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, है ना, शाबाश। चलो अब इसका लघुत्तम क्या बनाएं, बना लेंगे इसका लघुत्तम, अजीबोगरीब सा है ये। तो क्या करें, इसका लघुत्तम बना लें
112 गुना 20 पूरा ही बना लेते हैं ना, तो -112 प्लस 20, ये हो गया 1/v। चलिए, तो v की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, हाँ 112 में से 20 गए, कितने बचेंगे, 112 में से 20 जाके बचेंगे 92। 112 गुना 20 बटे 92, ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया। ओके। अच्छा, अब ये बात आई भाई इसने कितना गुना, अब 112 20 होगा कितना, ये वैल्यू होगी कितनी, इसको लगभग पता भी तो करना पड़ेगा ना हमें। देखो 92 × 92 1 22, मतलब 22 23 24 के आसपास ये वैल्यू होगी अगर सॉल्व कर लें, क्योंकि ऐसे सॉल्व करना तो मुश्किल है। 112 दूनी 224 बटे 92 माइनस, अब इसको भाग करें क्या, कितना होगा ये, 2 2 4 0 और 92, तो 9 × 9, 9 दूनी 18, 2 बार चल जाएगा ना, 9 दूनी 18, तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 0 12 में से 8 गए 4 0, अब 9 चौक 36, तो 4 बार, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 2 9 3 0, फिर 9 तिया 27, मतलब देख 24.3 माइनस 24.3 और 27 6 हो गया 3 में, और क्या बचेगा, 4 और 11 में से 4, तो 9 पंजे 45, ये आ गया सेंटीमीटर, फाइनली ये आ गया। ओके, और आ किस में रहा है, माइनस में, हाँ क्योंकि प्लस का है वैल्यू, इधर जाके प्लस का हो गया, ये माइनस में थी तो ये आ गया ऐसे, मतलब इधर हटा दिया, पीछे पहुंचा दिया, यहाँ पहुंचा दिया, यहाँ लाइट को वहाँ नहीं जाने दिया बल्कि यहाँ पहुंचा दिया, -24 पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, है ना। अच्छा, अब आया कुल आवर्धन, ये तो पता लग गया -24 पे फाइनल पहुंच गया, बोला सर इधर ही रखा था और इधर ही, इससे इधर ही बन गया, इधर ही बन गया, मतलब यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ। किरण आरेख बना सकते हो, कैसे हुआ होगा ये, बना सकते हो किरण आरेख, ठीक। खैर मैं बनाऊंगा किरण आरेख, इसका किरण आरेख बना के दूंगा मैं, ठीक है। ओके, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। अब कुल आवर्धन, क्या होता है, m, ये होता है m1 गुना m2। भाई मान लीजिए इसने, पहले लेंस ने कर दिया 2 गुना, अगले वाले ने कर दिया 3 गुना, तो कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब आवर्धन गुना होते हैं, आवर्धन क्या होते हैं, गुना होते हैं, लेंसों के संयोजन के आवर्धन गुना होते हैं। शाबाश। तो अब देखें पहला आवर्धन क्या है, पहला आवर्धन है v1/u1, दूसरा है v2/u2। चलिए पहले वाले ने कहाँ बनाया था, 120 पे, वस्तु कहाँ थी, -40 पे, ये पहले वाले का हो गया। दूसरे वाले ने कितने पे बनाया, -24 35 पे, वस्तु कहाँ थी, 112 पे। तो बेटा ये हो गया कुल आवर्धन। देख पहले वाले ने कितने पे बनाया था, 120 पे बनाया था ना, भूल गए क्या, वस्तु कहाँ थी, 40 पे। दूसरे वाले की वस्तु कहाँ थी, 112 पे, बनाया कितने पे पीछे, -35 पे। तो ये हो गया कुल आवर्धन। तो कुछ अजीब सा नहीं हो गया, मतलब ये मिटाना ठीक नहीं है बेटा, क्योंकि ये काम का है हमारे, ऐसे, ठीक। यहाँ से मिटा सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, देखो। ओके, तो अब आया कितना गुना हो गया आकार, भाई जितना आवर्धन है उतना गुना हो गया। अंतिम प्रतिबिंब का आकार, अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही तो बोलेंगे, कितनी हो गई, HI फाइनल, 1.5 तो पहले ही थी इसकी, और आवर्धन जो है, देखो ये आवर्धन प्लस में हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4 तिया 12,
और 3 से ये तो कटेगा नहीं, 3 तिया 9, छोड़ो नहीं कटेगा, 24 तिया 72, 73 हो गया, लगभग लगभग 73 हो गया। 73/112 ये आ गई। 73/112 हल कर लो, कितना बनेगा? ये आ गई अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई। कैसी आ रही है बेटा? प्लस में आ रही है। तो कम आ रही है, मतलब साफ साफ दिख रहा है कम आ रही है, मतलब यहाँ कहीं अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। इसे मान लेते हैं A डैश B डैश, और इसे मान लेते हैं A डबल डैश B डबल डैश। मतलब ये है अंतिम प्रतिबिंब। क्या है? ये है अंतिम प्रतिबिंब। अब इसका प्रतिबिंब, अब इसका तो मैं चित्र भी बना के दिखाऊंगा। भाई ये बना कैसे? अब देखो, जैसे यहाँ से कोई रे चलती है, मान लीजिए डॉटेड डॉटेड डॉटेड, और इसकी फोकस दूरी है 40, तो 40 के आसपास फोकस दूरी बेटा यहाँ पड़ती है, तो ये लगभग लगभग मान के चलो यहाँ पहुँच जाता है। ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाली चीज़ ऐसे और ऐसे पहुँचते हुए, फोकस से पहुँचते हुए, पहले वाले का फोकस यहाँ मान लें F1 का, यहाँ पहुँच जाता है। एक किरण सीधे केंद्र से होते हुए जाती है और ये भी यहाँ पहुँच जाती है। लेंस के केंद्र से होते हुए आती है बेटा ये वाली, है ना, समझ रहा है ना, ये भी यहाँ पहुँच जाती है। ये तो पहले लेंस का हो गया। अच्छा, इसका जो फोकस है वो इधर यूज होता है। अब देखो ये 8 है और ये 40 है, तो ये 12, इसका फोकस कहीं इधर यूज होगा F2। तो यहाँ से जो रे आती है बेटा वो इसके यहाँ सीधी लेंस पे आती है और इसके फोकस से होकर गुजरती है ऐसे, यूँ। पीछे हटा लो, फोकस कहीं यहाँ मान लो F2, है ना, और इस प्रतिबिंब को थोड़ा आगे खिसका देंगे, ये इसके फोकस से गुजरती है और एक सेंटर से आती है। देख ये हो गया, देख एक सीधी सेंटर से आती है, एक सीधी इसके ऊपर गिरती है यहाँ से ऐसे यूँ, और सीधी फोकस से जाती है ऐसे यूँ। जाती है कि नहीं जाती, है ना? तो यहाँ कहीं मिलती है, मतलब अजीब सा स्ट्रक्चर है। यहाँ से सीधी रे चलेगी यूँ और इसके फोकस से गुजरेगी, एक सीधी सेंटर से गुजरेगी, है ना। तो देख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो सेंटर वाली होगी, देखिए यहाँ से सीधा निकलेगी यूँ। भाई अब तो वस्तु ये है ना, सीधा ऐसे निकलेगी इधर से, इस वाले का फोकस मान लिया ये है यहाँ पे, तो एक सॉरी फोकस यहाँ माना है ना, तो यहाँ लेके चलेंगे। F2 माना ये है, ऐसे, तो यूँ लाएंगे ऐसे, और एक आती है फोकस से, इसी तरफ का फोकस यूज करेंगे। फोकस बेटा एक मिनट रुक जाओ, -24 पे जा रहा है ना। अच्छा, यहाँ से रे इस पे जा रही है ऐसे, और ये चलाएगा फोकस की तरफ, मतलब ये इसका फोकस यहाँ है, तो इस रे को ये यूँ बढ़ा देगा फोकस की तरफ, फोकस से निकलेगी ये रे, है ना, ऐसे यूँ, है ना, यूँ बढ़ाएगा ऐसे, और एक सेंटर से जा रही है, तो ठीक है, यहीं कहीं मतलब इधर से ये तो फैला देता है ना, रे आ रही है ना, इसको फैला देगा, ऐसे फोकस से फैलाते हुए चलेगी। खैर वो मुश्किल है, क्योंकि देखो ये रे आ रही है यहाँ पे, इधर से आ रही बेटा ये वाली, इस रे को ये फैलाएगा, इसका फोकस देखो ये तो 8 है, तो थोड़ा और पीछे हटाएं, 12 करें, यहाँ करें, तो यहाँ से यो निकलेगी ऐसे, है ना, और ये जा रही है सेंटर से, तो ये प्रतिबिंब इसका बन रहा है। और ये दूरी जो आ रही है यहाँ से, ये वाली दूरी ये आ रही है 24.35 हो रहा ऐसे। क्लियर? ये है डायग्राम। मतलब पहले एक बना लो, इसे इस लेंस के लिए वस्तु बना लो, ठीक, तो फिर ये वाला भी मिल जाएगा। इसमें एक गलती होती है, एक मान लीजिए हम इसे वस्तु बना लेते हैं और इधर से प्रकाश डालते हैं, तो इसका फोकस हम यहाँ यूज करते हैं, यहाँ पर, तो फिर क्या करते हैं, सीधी लाइट डालते हैं और यहाँ से करते हैं, तो ऐसा नहीं होने का ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये आभासी वस्तु है, ये आभासी वस्तु है। तो आभासी वस्तु की तरफ से नहीं, यहाँ से जो लाइट आ रही है
इस पे आ रही है रे, देखो इसी को फैलाना है तो ये पीछे यहां से जाएगी ऐसे, फिर वापस मिला देगा इसको। खैर आभासी वस्तु है तो इसको वस्तु मान के इधर का फोकस यूज नहीं करना है, इसको वस्तु मान के इधर का फोकस यूज करना है। तो इधर लाओ, यूँ निकाल लो, क्या दिक्कत है, तब भी बन जाएगा, है ना। गलती क्या करते हैं फिर बताता हूँ। मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु की तरफ इधर का फोकस, इस अवतल लेंस का इधर का फोकस यूज नहीं करना ना, क्योंकि प्रकाश फाइनली इधर से ही आ रहा है, तो इधर का फोकस यूज करना है। तो उसके हिसाब से फिर जो रे यहाँ से आ रही है इसी को फैला दो तो वो पीछे से आती हुई दिखाई देगी, तो कुल मिला के इमेज पीछे बन जाएगी, है ना। शाबाश, डन हो गया। अच्छा सवाल था, मिटा दूं, ओके। एक बार खुद सॉल्व करें, एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और इसके उत्तर की जांच करें पॉइंट टू पॉइंट। जो गुणा भाग मैंने छोड़ दी है ना, देखो छोड़ी है ना मैंने गुणा भाग कहीं ना कहीं, उसको गुणा को करें और एक्यूरेट उत्तर की जांच करें कितना आ रहा है। शाबाश। चलिए अब चलें अगले सवाल पर। शाबाश। अब आ गया 22, क्वेश्चन नंबर 22। 9/22। शाबाश। 60 अंश अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर प्रकाश किरण को इस प्रकार आपतित किया जाए कि दूसरे फलक पर केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो। प्रिज्म के पदार्थ ओके। ओके शाबाश, डन। 48 क्लास, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसके बाद दूसरे लेक्चर में ले लेंगे फिर, ओके। तो लाइट का कुछ इशू रहा। शाबाश। हेलो बेटा, ऑडियो भी चेक करनी पड़ती है। हेलो, हाँ शाबाश है, बराबर है, चल रहा है, ओके शाबाश। और आई विल चेक दिस ब्लू स्क्रीन, ओके। शाबाश। ओके शाबाश। ओके, करते रहेंगे। लाइट ग्लेयर, स्क्रीन ग्लेयर नहीं, क्लियर है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन ग्लेयर है, लाइट को मैं ठीक कर देता हूँ बेटा। ओके, ओके ओके शाबाश। शाबाश, हो गया। चलिए
60 अंश के अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर प्रकाश ऐसे डालना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो दूसरे फलक पर। तो जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है हम वो लिख लेते हैं पहले, n बराबर 1.524। ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। बाकी चीज़ें जो भी होंगी उन्हें हम सॉल्व कर देंगे, देख लेंगे क्या कहानी है, ठीक है। मतलब वो सब चीज़ें हम मिला लेंगे, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन बढ़िया है, समझने का है। ओके, चलिए प्रिज्म बनाओ। पहले यहाँ एक प्रिज्म बनाओ, 60 अंश का हो प्रिज्म, मतलब दिखे। और ये रहा, कुछ इस तरीके से ऐसे बना दिया मैंने, है ना। ठीक है, ओके, डन। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो यहाँ पहले एक अभिलंब डाल लें, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन बेटा इस फलक पर होना चाहिए। तो कम से कम ये स्थिति बने, यानी ये प्रकाश किरण इस तरीके से जाए और ऐसे जाए, तो यहाँ किसी ना किसी कोण पर ये यूँ आएगी भी ऐसे। तो ये जो कोण बनेगा ये वाला नॉर्मल के साथ, ये बनेगा आई क्रिटिकल, क्रांतिक कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे। और यहाँ ये दूसरा अभिलंब बना दें ऐसे n, और ये बनेगा पहला r, और यहाँ से लाइट डालें ऐसे, ये बन जाएगा I। ओके, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति बन गई। इस बिंदु को मान लें A, इसे मान लें B, इसे मान लें M। तो बिंदु M पर क्या लिख दिया, बिंदु M पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति बन गई है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बस हो गया। चलिए अब डिफाइन करिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिंदु M पे होना है तो क्या स्थिति होगी। अब देखो, इसका n इसके पदार्थ का अपवर्तनांक है, तो n साइन IC बराबर 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, वायु, और ये कोण कितना है, 90 अंश का है। ठीक, तो वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, n वायु कितना होता है, ये होता है 1। तो n1 साइन I n2 साइन R वाला फंडा नहीं है। फिर R की वैल्यू क्या है, 90, और अपवर्तनांक कितना है, 1। तो 1 साइन 90, तो 1 ही होगा। तो कुल मिला के ये एक फंडा आ गया हमारे पास। ठीक, इसके बाद इस कोण का और इस कोण का जो टोटल है वो यहाँ दिखाई देता है बेटा, 60 अंश है। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई कोण बनेगा, यहाँ कोई कोण बनेगा। अब देखिए ये जो कोण है ये वाला, ये कितना है, ये है 90 माइनस IC, और ये जो कोण है ये कितना है, 90 माइनस R, और टोटल जो कोण है वो है 180। इस n को बेटा यहाँ से हटा ले, कंफ्यूज करेगा। इस n को यहाँ लिख ले ऐसे, है ना। n है कितना, ये 1.524 है। अब देखिए यहाँ देख, ABM में क्या लिखा, त्रिभुज ABM में 60 प्लस 90 माइनस R प्लस 90 माइनस IC बराबर 180। तो 90 90 180 गायब। तो IC प्लस R कितना हो गया, 60 अंश हो गया है। देख, तो ये भी पता है तुम लोगों को, जब अपवर्तन करते हो प्रिज्म में ये फंडा भी लगाते हो, एक ही रहा। देख, अच्छा अब बिंदु B पर भी कुछ हो रहा है। बिंदु B पर अपवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, बताओ। तो क्या करें, 1 साइन I वायु है ना, और n साइन R, तो साइन I n साइन R हो गया बेटा। अच्छा R कितना है, यहाँ से देख, R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है
60 माइनस आई सी, तो यहाँ लिख दिया n साइन 60 माइनस आई सी, ये है साइन आई का मान। अच्छा आई सी क्या है, आई सी क्या है, यहाँ से देखें आई सी कितना है, साइन आई सी का मान है, हाँ है सर, तो फॉर्मूला लगा ले, n साइन 60 कॉस आई सी माइनस कॉस 60 साइन आई सी। लगा सकता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकता है, होता है त्रिकोणमिति में कि नहीं, होता तो है सर। तो दिक्कत ही क्या है, यहाँ से वैल्यू निकाल के आई सी की यहाँ डाल ले तब भी वैल्यू आ जाएगी, हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो n साइन आई सी का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस आई सी ये होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी, ऐसा होता है देख। अच्छा कॉस थीटा जो है वर्गमूल a1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, होता है ना। कॉस आई सी कितना होगा, ये हो गया देख, माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, और साइन आई सी का मान क्या है 1/n, 1/n है देख, शाबाश, पक्का 1/n पक्का, साइन आई सी का मान है वहाँ पे, यहाँ पे भी है, ब्रैकेट बंद कर ले, शाबाश। तो ये हो गया n और ब्रैकेट वर्गमूल 3/2, यहाँ वर्गमूल लगाएं 1 माइनस 1/n स्क्वायर माइनस 1/2 n, ऐसा हो गया देख। कहाँ पहुँचे हैं, साइन आई सी पे पहुँच रहे हैं देख, साइन आई सी तक पहुँच गए। फिर से वापस आ जाते हैं यहाँ पे, साइन आई सी, साइन आई, सॉरी साइन आई सी नहीं बेटा, साइन आई कितना हो गया n और √3/2 वर्गमूल 3/2, और ये कितना हो जाएगा वर्गमूल में 1 माइनस 1/n स्क्वायर, है ना। तो n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर ऐसा कर लेंगे, माइनस 1/2n कर लेंगे, ठीक। ये वैल्यू में n का जो मान है, n का मान n बराबर 1.524 रखने पर हल कर लोगे ना, साइन आई सी या सॉरी साइन आई आएगा 1/2, मतलब ये वैल्यू डाल दोगे तो 1/2 आ जाएगा, ये वैल्यू डाल के देखो 1/2 आ जाएगा ये, ठीक। तो आई बराबर हो गया 30 अंश, आंसर इसे लिख दो कोण आई, क्या लिख दिया कोण आई, ऐसे कितना आ गया 30 अंश। मतलब इस सवाल में अगर इस मेथड से करोगे तो टेबल की आवश्यकता नहीं, त्रिकोणमिति का टेबल होता है ना, टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना टेबल के हो जाता है ये सवाल। भाई देखो यहाँ पे ऐसी वैल्यू आएगी, n कितना आएगा देखो, आई सी कितना आएगा देख, आई सी आएगा साइन इनवर्स 1/1.524, यहाँ से एक वैल्यू आएगी। अब इसकी वैल्यू टेबल से देखनी पड़ेगी तुम्हें, तो फंस जाएगा मामला, टेबल है नहीं तुम्हारे पास। परीक्षा में तो होती नहीं टेबल, लेकिन टेबल की ज़रूरत नहीं है सवाल में, सवाल इस रास्ते से करें तो टेबल की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से कोई वैल्यू आ जाएगी, मान लो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ठीक, उस वैल्यू को यहाँ लगा लो, इसमें से घटा लो, यहाँ से फिर वैल्यू निकाल के उससे गुणा कर लो, फिर से साइन का वैल्यू निकाल लो, एक वो तरीका होता है। अब हम इस झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहते, ये लो, हमने पूरे सवाल को n के पदों में बना दिया। हमने देखा भाई इधर का पूरा मान n की वैल्यू रखने पर प्राप्त होता है 1/2, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है 30 अंश का। इसका मतलब ये जो कोण है आई, ये वाला जो कोण है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30 डिग्री आ गई। तो वही सवाल पूछ रहा है कितने कोण पर आपतित किया जाए। हो गया सवाल, शाबाश, मतलब बढ़िया सवाल था, करने लायक था, शाबाश। ये हो गया तुम्हारा 22 नंबर। ओके, अब मिलेंगे अगली क्लास में।